Good evening, all the viewers. Welcome to this channel, Awareness of Legal Fraternities. आप सबों का आज के व्याख्यान माला में जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लैंड लॉज और जनरल लॉ के अंतर्गत सबों का स्वागत है। और बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ गए हैं व्हाट्सएप पर, जिसका प्रिंट आउट मैंने निकाला है। उसमें से कुछ प्रश्न का जो अभी संभव है उसका हम जवाब देंगे। बहुत सारे लोग हाथ से लिखे हैं और फोटो जो भेजते हैं वो पढ़ने लायक नहीं है। प्रिंट निकाले हैं तो बहुत दिक्कत होता पढ़ने में। आप लोगों से बराबर अनुरोध करते हैं कि छोटा प्रश्न भेजें और टाइप किया हुआ प्रश्न भेजें। अगर आप व्हाट्सएप पर खुद टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर लें, या अलग से टाइप करके उसको स्कैन करके भेजें या पीडीएफ फॉर्म में भेजें, ताकि उसको प्रिंट निकालने में आसानी हो। ऐसा नहीं रहने से बहुत समय बर्बाद होता है और बहुत सा सवाल अगर हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आपको उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए पूरा अनुरोध है प्रश्नोत्तरी शुरू करने के पहले कि सभी श्रोता लोग जो भी सवाल पूछें तो छोटा सवाल पूछें, कॉम्प्लेक्स सवाल पूछने से बचें। और ख़ास करके वो ऐसा सवाल जो कोई मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा में कुछ प्लीडिंग है, किसी कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, फिर मैटर दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है, अदर साइड का क्या क्लेम है, आपका क्या क्लेम है, ये सारी जानकारी आप नहीं दे पाते हैं। अगर देंगे तो बहुत लंबा होगा। वैसे केसेज का प्रश्न नहीं पूछें। वैसे केसेज में जिनको बहुत आवश्यकता हो तो वो आ करके पेपर ले करके मिल करके और कंसल्टेशन करके उसका जो उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं या राय प्राप्त करके जो उचित कदम है वो उठा सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है कि पटना आकर हमसे मिल करके राय लें, तो आप स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके उनको अपना पेपर दिखाएं, अपना प्रॉब्लम बताएं। उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन उनसे फ्रेम करवा करके, उन्हीं से बात करवा करके आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन भी राय ले सकते हैं, ऑनलाइन भी हम राय दे सकते हैं। फिर भी जो अभी सेवा भाव से हम ये लेक्चर दे रहे हैं, ये व्याख्यान दे रहे हैं, बहुत से छोटे मोटे प्रश्नकर्ता का प्रश्न का सॉल्यूशन निकल जाता है। बहुत से लोग इसी से संतुष्ट हैं। फिर भी ये कार्यक्रम चलते रहेगा। लेकिन साथ साथ जो ये प्रोफेशन मेरा है वकालत का, तो इसमें तो हमारा ही काम ही है कि आपका कागज़ देखेंगे, राय देंगे, उसका फीस लेंगे। आपकी ओर से वकालत करेंगे, कोई कागज़ तैयार करेंगे, उसका फीस लेंगे। आपकी ओर से कोर्ट में बहस करेंगे, उसका फीस लेंगे। तो अगर सिर्फ हम वीडियो बनाते रहें और सभी लोग का सिर्फ जवाब देते रहे तो मेरा प्रोफेशनल लॉस होगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं समय निकाल करके आपको बताने का। लेकिन जिनको ज़रूरी है और बहुत सा कॉम्प्लिकेशन है केसेज में और केस करने की आवश्यकता है, या जिनका केस चल रहा है, वो कृपया छोटा मोटा सवाल पूछ करके कोई एक खास बिंदु पर हमसे राय ले सकते हैं। अन्यथा उनको चाहिए अच्छे परामर्श के लिए उनको आ करके मिल करके राय लेना। तो आज सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं जिसमें अधिवक्ता महोदय खुद हैं, संतोष कुमार सिन्हा, अधिवक्ता आरा भोजपुर। इन्होंने लिखा है, बहुत संतोष जी आपने जो लिखा है पता नहीं कौन इंक से लिखा है, बहुत फेंट है, और जो फोटो किया है वो भी बहुत फेंट है, और हमने जो प्रिंट निकाला है बहुत फेंट है। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे आपका सभी प्रश्न का, क्योंकि आपने भी बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन फ्रेम किया है, बहुत सारा क्वेश्चन किया है, और जो विषय वस्तु लिखा है उसको हम पहले पढ़ते हैं। पुराना खतियान गैरमजरूआ मालिक के नाम से है, वो नया सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम से तैयार है, लेकिन नया सर्वे खतियान के कैफियत खाता में अवैध दखल कब्जा के रूप में बाबूलाल वगैरह का नाम दर्ज है। जमींदारी उन्मूलन के पहले का जमींदारी रसीद भी बाबूलाल के नाम से अब खोजने पर मिला है, जो 3-4 की संख्या में है। अवैध कब्जा वाली जमीन जो खेती होती है आज भी मेरी दखल कब्जा में है। तो आपका लिखने का तात्पर्य है कि सर्वे खतियान में, यानी कि सीएस खतियान में, पुराना खतियान जो कहते हैं,
वो CS खतियान हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में वो गैर मजरूआ मालिक था, यानी कि जमींदार का था और खेती की वो चीज़ नहीं थी। गैर मजरूआ का मतलब हुआ जिसमें खेती नहीं होती है, लेकिन मालिक का चीज़ था। तो मालिक से आपको कैसे आया, तो आप लिखते हैं कि कुछ रसीद है मेरे पास। इसका मतलब है कि मालिक ने आपको रसीदी बंदोबस्ती किया, रसीद से बंदोबस्ती कर दिया, या मौखिक बंदोबस्ती किया, या हुक्मनामा से बंदोबस्ती किया। आपको नहीं, आपके पूर्वज को किया होगा। तो ऐसा जब आवश्यकता होगी तो ऐसा केस बनाना पड़ेगा। रसीद है, इसका मतलब जमींदार ने आपको रैयत मान लिया। तो जब जमींदारी का वेस्टिंग हुआ, उन्मूलन हुआ, तो जमींदार ने रिटर्न जमाबंदी भी आपके नाम में दिया होगा। तो रिटर्न जमाबंदी का भी पता लगा लेना चाहिए, दिया कि नहीं दिया। दिया है तो सो में सो बहुत अच्छा। और अगर रिटर्न जमाबंदी दिया तो उसी के आधार पर बिहार सरकार ने आपका जमाबंदी कायम कर दिया, रसीद काट दिया, तो बिहार सरकार ने भी आपको बना लिया, रैयत मान लिया, और आपको सरकारी रसीद कट रही है, और कब्जा भी आपका है ही है। तो आप लिखते हैं जमींदारी उन्मूलन के पहले का जमींदारी रसीद भी बाबूलाल के नाम से अब खोजने पर मिला है, जो 3-4 संख्या में है। अवैध कब्जा वाली जमीन की खेती होती है, आज ही मेरी दखल कब्जा में है, लेकिन सरकार का रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसके बारे में आप कुछ नहीं लिखा है। तो अगर सरकार के नाम से रसीद आपके नाम से कट रहा है या बाबूलाल के नाम से सरकारी रसीद कटता, तो आपका अवैध कब्जा नहीं लिखा होता। इससे पता चलता है कि, इसीलिए आप वकील हैं लेकिन आप इस पर क्लियर नहीं किए हैं, इससे फर्क पड़ जाता है। अगर आपके नाम से जमींदारी रसीद है तो बिहार सरकार में आपका जमाबंदी खुलना चाहिए था, जमाबंदी ओपन होना चाहिए था। तो आपको एप्लीकेशन देना चाहिए कि मेरे नाम से जमाबंदी खोला जाए, और नहीं तो उस जमीन पर जोतावाद हम कर रहे हैं तो मेरे नाम से लगान निर्धारण कर दिया जाए, जमींदार ने हमसे लगान लिया था। तो रिटर्न जमाबंदी को पता करना चाहिए, और रिटर्न जमाबंदी में अगर दिया हुआ है तो उसके आधार पर जमाबंदी खुलवाने का अधिकार आपको है, और अंचल अधिकारी और कर्मचारी उसके लिए सक्षम पदाधिकारी होते हैं, ऐसा प्रावधान है। तो अगर जमाबंदी खुल गया तो उसमें क्योंकि बहुत पुराना है, तो अभी खुलाने के लिए हो सकता है अंचल अधिकारी आपको जमाबंदी नहीं खोले, तो वरीय पदाधिकारी से वो मार्गदर्शन लेगा, यानी कि DC लाल के यहाँ भेजेगा, तो वो अनुशंसा करके भेजेगा, कर्मचारी रिपोर्ट देगा कि इनके पास पुराना जमींदारी रसीद है और इनका कब्जा है। और कब्जा आपका प्रमाणित होता है रिविजनल सर्वे से, चूंकि उसका अवैध कब्जा लिखा हुआ, अवैध कब्जा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सरकार आपको रैयत नहीं मान रही है, आपके कब्जा को मान रही है। तो अवैध कब्जा तो आपका उस दिन लिखा गया जिस दिन रिविजनल सर्वे खतियान बना। तो रिविजनल सर्वे खतियान बने हुई 25-30 साल हो गया, या उससे ज़्यादा हुआ। इस साल आप किसी का नहीं लिखे हैं कि कौन साल बना है, तो आपका कब्जा उस समय से आज तक कंटिन्यूस चला आ रहा है। ऐसा आप लिखे हैं कि अवैध कब्जा वाली जमीन जो खेती होती है आज भी मेरी दखल कब्जा में है, इसलिए आपका कंटिन्यूस पोजीशन है। सिर्फ आपको सरकार रैयत नहीं मान रही है, और खतियान के मुताबिक आपका कब्जा अवैध है। अब इसके फैक्ट इतना ही है। तो फैक्ट में कमी इतना ही है कि रिटर्न जमाबंदी के बारे में आपने नहीं लिखा है, सरकारी रसीद के बारे में नहीं लिखा है, जमाबंदी कायम कराने के लिए आपने कोई स्टेप लिया कि नहीं लिया ये भी नहीं लिखा है, और लगान निर्धारण का कोई स्टेप लिया कि नहीं लिया ये भी नहीं लिखा है। अब प्रश्न आपका है, कई प्रश्न है। क्या विशेष सर्वे में मेरे नाम से खाता खुला सकता है? जरूर खुल सकता है। आपका ही बहुत बड़ा ग्राउंड है कि हमको जमींदार ने बंदोबस्त कर दिया था, और इसीलिए बंदोबस्ती के परवान में मेरे पास जमींदारी रसीद है, और मेरा कब्जा उसी समय से आ रहा है। तो आपको एक केस एप्लीकेशन जो दीजिएगा खाता खोलने का, उसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम दीजिएगा कि जमींदारी जब था उस समय, कोई साल दीजिएगा उस समय अमुक जमींदार ने हमको इतना जमीन इतना रुपया लेकर के बंदोबस्त कर दिया था, तो कुछ देना पड़ेगा स्पेसिफिक। और बंदोबस्ती के बाद हमको कब्जा दखल दे दिया था, और रिटर्न जमाबंदी मेरे नाम से दाखिल किया जमींदार ने, और उस समय से मेरा कब्जा चला रहा है। जिस दिन सर्वे बना, सर्वे के दिन तक मेरा कब्जा चला रहा था। तो वो अवैध कब्जा लिखा गया, चूंकि हमारे नाम से रसीद नहीं कट रहा था। उसका कोई एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, बाहर रहते थे, गांव से बाहर थे, या अनजान थे, नहीं जानते थे, या कोई भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, तो आपके नाम से
खाता खुल जाएगा, और खाता खुल जाना चाहिए। और नहीं खाता खुलेगा तो फिर आपको उसके लिए जो कार्रवाई है वो कार्रवाई वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाइएगा। सर्वे सेटलमेंट में जो सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं उनके जो अपीलीय पदाधिकारी होते हैं उनके पास जाइएगा, वहाँ से आपका आदेश हो जाएगा, खाता खुल जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या रैयती खाते में अपना नाम चढ़ाने के लिए सिविल वाद किया जा सकता है? देखिए, नाम चढ़ाने के लिए सिविल वाद नहीं, आपको सिविल सूट कर सकते हैं, अपना आपका टाइटल डिक्लेयर करा लीजिए। पोजेशन तो आपका है ही है। पोजेशन अगर सरकारी जमीन भी माना जाएगा, अगर जमींदार ने बंदोबस्ती कर दिया है आपको, तो वो जमींदार के जगह पर बिहार सरकार हो गया, तो बिहार सरकार पर ही बाइंडिंग होगा। बिहार सरकार के अगेंस्ट में आपको करना है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिमिटेशन है 30 साल। पहले था 60 साल, अब हो गया है 30 साल 1963 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब। तो 30 साल का अगर कंटिन्यूअस पोजेशन है जिसको सरकार अवैध कर रही है, तो इसका माने आपका एडवर्स पोजेशन है। तो एडवर्स पोजेशन से आपका टाइटिल हो गया, जिसको पोजेसरी टाइटिल भी बोलते हैं। तो आपका टाइटिल हो गया तो सिविल कोर्ट में आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल और कन्फर्मेशन ऑफ पोजेशन का सूट ले आ सकते हैं। अगर आपका टाइटिल हो गया तो खतियान में नाम आपका चढ़ जाएगा, नहीं भी चढ़ेगा तो खतियान में चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, सिविल कोर्ट का डिग्री ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो अगर सर्वे सेटलमेंट का काम वहाँ चालू हो गया तो सूट फाइल कीजिएगा, तो तुरंत तो आपको नहीं होगा सूट का फैसला, तब तक खतियान की कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। अपनी सुविधा अनुसार आप देख के कर सकते हैं। तो जहाँ तक कानूनी प्रावधान है, आपको ये अधिकार है कि आप अपना रैयती राइट डिक्लेयर कराने के लिए, टाइटल डिक्लेयर कराने के लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। ये अधिकार आपको है, और ज़्यादा संभावना है अगर आप एविडेंस देंगे कब्जा का, चूंकि वो रिकॉर्डेड एविडेंस है कब्जा का, जिस दिन खतियान बना उस दिन कब्जा था, और उसके पहले आपका कब्जा था ही रसीद से और ओरल एविडेंस से प्रमाणित हो जाएगा, वैसा आप केस कीजिएगा। और आज तक कब्जा आपका आ रहा है, प्रेजेंट एविडेंस ओरल एविडेंस से प्रमाणित हो जाएगा कंटिन्यूअस पोजेशन, तो आपको जीतने का चांस है। लेकिन सर्वे अथॉरिटी को अगर आप कन्विंस कर सकते हैं, इस सब फैक्ट पर वो जांच करेगा, स्थल निरीक्षण करेगा, वहाँ पर पूछताछ करेगा, सही पाएगा तो आपके नाम से खोल सकता है। क्योंकि उसको अगर वो अवैध मान रहा है तो अवैध है जो अवैध हो गया। अब आज के तारीख में कब्जा के आधार पर खतियान इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटिल, खतियान इज ए डॉक्यूमेंट showing that some interest is existing in favor of that person, or that person was found to be in possession on the date when the entry was made in the खतियान। खतियान कहता है सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, सब इंटरेस्ट एग्जिस्ट, खतियान इतना उससे इन्फ्लुएंस होता है, या जिस समय खतियान बना और जिसका नाम खतियान में है वो व्यक्ति उस समय कब्जे में था। कब्जा का वो प्रिजम्पशन होता है, तभी कब्जा रहता है, तभी खतियान में नाम आता है। तो ये कुछ प्रिजम्पशन आपको कानून आपको मदद करेगा। और सिविल, फिर कहते हैं यदि सिविल वाद किया जा सकता है तो उसका ग्राउंड क्या होगा? उसका ग्राउंड यही होगा जो बता दिए हैं। अगर खतियान दोबारा स्पेशल सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे में आपको नहीं बना खतियान, तो फिर आपका अवैध कब्जा ही लिखा जाएगा। तब उसके बाद आप सर्वे एंट्री रॉन्ग है करके फिर दोबारे भी सूट ला सकते हैं, उस सर्वे एंट्री को रॉन्ग डिक्लेयर करा के फिर टाइटल डिक्लेयर करा सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार, अगर अभी सर्वे इनिशियल स्टेज में है तो वहाँ अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर वहाँ संभावना नहीं है आपको फेवरेबल कुछ होने का, तो आप इसी बीच में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। उसका चौथा प्रश्न है आपका, क्या अवैध कब्जा में लिमिटेशन का भी प्रश्न उठ सकता है? हर केस में लिमिटेशन का प्रश्न उठता है। आप वकील हैं तो वकील की तरह सवाल करना चाहिए और उसी तरह सोचना चाहिए, उसी तरह समझना चाहिए। तो हर केस में लिमिटेशन है। लिमिटेशन एक्ट इसी के लिए बना है कि अगर कोई केस होता है तो डिफरेंट आर्टिकल है जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो नेचर ऑफ सूट अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से पीरियड प्रेस्क्राइब है। सूट के लिए अलग प्रेस्क्राइब है, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए, सब के लिए लिमिटेशन प्रेस्क्राइब। और जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है उसको बोलते हैं जनरल आर्टिकल या रेजिडरी आर्टिकल। जैसे सूट के लिए एक आर्टिकल 1 से लेके 100
12 तक के आर्टिकल है, जिसमें पीरियड डिफरेंट है। और जो 1 से लेके 12 तक आर्टिकल तक के नहीं आता है वैसा सूट, तो उसके लिए जनरल आर्टिकल, इसको रेजिडुअरी आर्टिकल बोलते हैं, वो आर्टिकल 113 है। तो 113 में 3 इयर्स लिमिटेशन है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन होगा उस दिन से 3 इयर्स। उसी तरह से पिटीशन का अलग अलग आर्टिकल है, और जिसका कोई आर्टिकल नहीं है उसको आता है रेजिडुअरी आर्टिकल है 137 में, उसमें भी 3 इयर्स लिमिटेशन है फ्रॉम द डेट व्हेन राइट टू सू एक्रूज। तो वो सब देखा जाएगा। तो लिमिटेशन का तो सवाल है ही है। तो अभी आपको लिमिटेशन का सवाल नहीं, वो लिमिटेशन बल्कि आपके पक्ष में है। अभी तो सिर्फ आप डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल लाइएगा, और क्यों लाना पड़ा आपको, एक कॉज ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप दे सकते हैं कि हमने रसीद काटने के लिए दिया, मेरा रसीद नहीं काटा, हम रेंट फिक्स करने के लिए दिया, रेंट नहीं फिक्स किया, या हमने खाता खोलने के लिए एप्लीकेशन दिया, नहीं खोला। तो कुछ न कुछ कॉज ऑफ एक्शन बना करके आप केस कर दीजिएगा। तो आपका इसमें लिमिटेशन तो आपको मदद करेगा कि लिमिटेशन के हिसाब से आपका टाइटल परफेक्ट हो गया। तो वो आपका सूट जो है डिक्लेरेटरी सूट, जिस समय कॉज ऑफ एक्शन हुआ क्यों जाने की आवश्यकता है, उससे 3 साल के अंदर डिक्लेरेटरी सूट आता है। तो जिस दिन राइट टू सू हुआ उस दिन से आप राइट टू सू आर्टिकल 113 में आपका अगर आवेगा तो उसके हिसाब से होगा डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड कन्फर्मेशन ऑफ पोजीशन के लिए सूट। तो वैसे जनरल है, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए है 12 ईयर्स, तो आर्टिकल 64 65 है। तो आप देखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ क्लेम क्या है, तो किस आर्टिकल से कवर्ड है। 3 4 5 आर्टिकल है, आर्टिकल 53 54 55, उसके बाद आर्टिकल 64 और 65, वही 5 आर्टिकल के अंदर आपका केस आवेगा। जो इसमें केस नहीं आवेगा तो वो आर्टिकल 112 के अंदर 13 के अंदर जाएगा, 3 साल उसमें भी आवेगा। उसके बाद आप लिखते हैं 5वां प्रश्न है, हमने गांव के लोगों के द्वारा बेदखल करने के प्रयास के विरुद्ध 144 सीआरपीसी के अंतर एसडीओ के यहाँ केस भी किया है, जो अभी चल रहा है। ये भी आपने भेग लिखा है। और गांव के लोग आपको क्या किया, बेदखल करने के लिए क्या किया, कौन आदमी है, वो क्यों बेदखल कर रहा है, किस आधार पर। तो 144 से तो कुछ नहीं होता, 144 में तो रेस्टेन ऑर्डर पास होता है, और वही 60 ही दिन उसका वैलिड है। तो इसमें ना आपका टाइटल डिक्लेयर होगा ना पोजीशन डिक्लेयर होगा। और 144 के ऑर्डर का कोई एविडेंसरी वैल्यू भी नहीं है, वो पोजीशन का भी वैल्यू नहीं है। अगर आपका एसडीओ लिख भी देता है कि इन्हीं का पोजीशन पाया जाता है तो फाइंडिंग भी गलत है। पासिंग रेफरेंस में ऑब्जर्वेशन में लिख सकता है, तो उससे आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगा। इससे इतना ही फायदा आपको हो सकता है कि 144 के शो कॉज में आपका विरोधी पार्टी किस आधार पर दावा करता है, वो जो दावा करता है अपने शो कॉज में, उसी को देख करके आप अपना टाइटल सूट में दावा बना सकते हैं, और उसके हिसाब से उसको काट करते हुए प्लेट बना सकते हैं। ये आपको उससे लाभ होगा, अदरवाइज 144 करने से कोई लाभ नहीं है। तो आपको घाटा भी हो सकता है। अगर आपके खिलाफ ऑर्डर होगा तो विरोधी पार्टी को कहने का होगा कि 44 में हार गए। हालांकि कानून जानकार व्यक्ति को उससे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन जनरली गांव देहात में 144 के ऑर्डर को ही बड़ा ऑर्डर मानते हैं। और खास करके पुलिस पदाधिकारी लोग स्थानीय स्तर पर एसडीओ के ऑर्डर को वो समझता है कि उसका बड़ा हाकिम वही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सब एसडीओ के यहाँ था। और पहले पुराना सीआरपीसी में एसडीओ को पावर ऑफ कॉग्निजेंस भी सब कुछ था। तो पुलिस तो समझता था कि वही मेरा सब डिवीजन का मालिक है, तो पुलिस के ऊपर भारी पड़ता है। तो आज भी कॉग्निजेंस का पावर एसडीओ को नहीं है, लेकिन 44 45 46 जब एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के डोमेन में है, इसलिए अभी भी पुलिस जो है वो सब ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है और उसके पक्ष में रहता है। तो हो सकता है कि अगर आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाए तो आप पुलिस से मदद कुछ मांगने जाएं तो आपको नहीं भी मदद दे सकता है। तो इसलिए वो ऑर्डर आपके न फायदे का है और न नुकसान का है, फिर भी उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इतना ही कि 44 के शो कॉज में वो क्या बोला है। अब आगे लिखते हैं, अवैध दखल कब्जा पर पूरी तरह से मार्गदर्शन करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी लंबी उम्र की कामना के साथ आपका अनुज संतोष कुमार सिन्हा। देखिए, आपको शुभकामना देने के लिए, मेरे शुभचिंतक होने के लिए धन्यवाद। मैं भी आपकी लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और आपका मार्गदर्शन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक एक करके 5 प्रश्न आपने किया है,
पांचों प्रश्न का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। आपके लिए अगर वो खाता खुलवाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक केस के साथ आप एप्लीकेशन दीजिए, खाता खुल जाना चाहिए। किसी कारण से नहीं खुलेगा, जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है तो उसका जो वरीय पदाधिकारी होता है उसके पास आप एप्लीकेशन दीजिएगा। जो सर्वे, विशेष सर्वे अधिनियम है उस किताब में देखिएगा कहाँ क्या प्रावधान है, वो सब के हिसाब से आप काम कीजिएगा। और सर्वे पर मेरा लेक्चर भी है, अगर वो लेक्चर आप सुने होंगे, सर्वे पर तो कई लेक्चर है, 6, 7, 8 लेक्चर है या 10 लेक्चर है, तो उससे आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा अगर सर्वे में कार्रवाई करना है। वो नहीं है तो आप अगर सिविल के प्रैक्टिशनर हैं तो ठीक है, आप अपना केस में अपने नहीं बनाइएगा प्लेंट, तो अच्छे सिविल जानकार अधिवक्ता से प्लेंट बनवा लीजिएगा, केस फाइल कर सकते हैं और सिविल कोर्ट से आपका टाइटल डिक्लेयर हो जाएगा। उसका दूसरा प्रश्न है बीके राय, ये भी हमारे समझ से लिखा ही इन्होंने तो नहीं कि ये एडवोकेट हैं, लेकिन प्रश्न करने से पता चलता है कि ये भी एडवोकेट है। और बाद में इनका नीचे में लिखा हुआ है पूरा नाम वीरेंद्र कुमार राय, समस्तीपुर से लिखते हैं। इनका प्रश्न है मॉर्गेज एंड कंडीशनल सेल एक है या दोनों में अंतर है? देखिए, आपको सेल क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, ये साधारण आदमी भी समझता है, लेकिन आप अगर वकील हैं तो वकील के दृष्टिकोण से समझिएगा। सेल का डिफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेल का डिफिनेशन दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में, और मॉर्गेज का डिफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 58 में। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस तो समझना चाहिए। सेल का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपना पूरा राइट, टाइटल, इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर कर देता है, उसी को सेल बोलते हैं। तो उससे सारा राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। और मॉर्गेज में सारा राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता है। मॉर्गेज में सम इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए कि पजेसरी मॉर्गेज है, दखल कब्जा वाला मॉर्गेज है, इजारा दखली देहन दखली इसको कहते हैं, तो उसमें कब्जा दखल दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए सिंपल मॉर्गेज है तो उसमें सिर्फ बाइंडिंग कॉवेनेंट होता है, इंटरेस्ट वगैरह देने का होता है, उसमें राइट टू रिडम्पशन ही रहता है उसको, मॉर्गेजर को। मॉर्गेज तो मॉर्गेज का सीधा माने हुआ बंधक, यानी कि उसको ट्रांसफर फुल फ्लेजेड राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और सब कुछ नहीं मिल जाता है। सिर्फ पजेसरी मॉर्गेज में या मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल जिसको बाइबुल वफा बोलते हैं, उसमें पजेशन ट्रांसफर होता है। कुछ तरह का मॉर्गेज है, कई तरह का मॉर्गेज है, सेक्शन 58 ABCDEF में कई तरह का मॉर्गेज है, वो सब देखिएगा। तो मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ सब इंटरेस्ट होता है, जबकि सेल में हर तरह का ऑल इंटरेस्ट, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, पोजीशन सब ट्रांसफर होता है। तो दोनों दो चीज़ है, तो दोनों अंतर है। तो जैसे हम कहते हैं कंडीशनल सेल, इसका मतलब है कि कोई कंडीशन है। तो एक प्लेन एंड सिंपल सेल हुआ, जैसे ए ने जमीन बेचा बी के पक्ष में, 1 कट्ठा जमीन हमने 1 लाख रुपया में बी के पक्ष में बेचा, कब्जा दखल दे दिया, आज के तारीख से इसके मालिक हो गए, इनको कब्जा दखल में रहने का, जोताबाद करने का सब अधिकार है, दाखिल खारिज कराने का अधिकार है, जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो जनरली देखिएगा केवाला में जो ट्रेडिशनल राइटिंग है, डीड राइटर लोग, जो स्क्राइब लोग लिखता है, हिंदी और उर्दू मिला हुआ अल्फाज में लिखता है, या अंग्रेजी में भी कुछ लोग लिखते हैं पढ़े लिखे लोग, या सॉलिसिटर लोग कलकत्ता में या प्रेसिडेंसी टाउन में अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग का होता है। आजकल भी बड़े बड़े शहरों में कंप्यूटर वगैरह से जो लिखाने लगे हैं पढ़े लिखे लोग, तो अंग्रेजी में भी लिखा रहे हैं। तो किसी भाषा में लिखा हुआ हो, लेकिन उसका जिस्ट यही है कि सेल में एक व्यक्ति अपने जमीन का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को दे देता है और उसके बदले में पैसा ले लेता है, तो वो सेल हो गया। अब पैसा लेने का जहाँ तक सवाल है, पैसा एक बार एक मुश्त ले सकता है या पार्ट पेमेंट ले सकता है। अगर पैसा नहीं ले सकता है तो काइंड में भी ले सकता है, कैश में भी ले सकता है, काइंड में ले सकता है। ये सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहता है पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस टू बी पेड। जैसे बहुत सा केस में देखते होंगे कि 1 लाख रुपया में बेचा, 25,000 रुपया कबल तहरीर पा चुके हैं, 25,000 रुपया बवक्त बनाने सही दस्तखत पाया, और 50,000 रुपया बवक्त तकाबुल बदलाइन पाएंगे। तो 3 स्टेज में पाया। किसी में रहता है कि बरसरे इजलास रजिस्ट्रार साहब के सामने पाया, तो पार्टली पेमेंट हो सकता है, पार्टली डेफर्ड हो सकता है, लेकिन उसमें कवेनेंट जो शर्त होता है वो होता है कि हम इनको बेच दिया, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब सॉल्व कर दिया। तो दी मोमेंट एक्सक्यूशन होता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट निष्पादन होता है, विक्रेता उस पर दस्तखत करता है, तो वो
इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन चूंकि रजिस्ट्रेशन जरूरी है सेल डीड का, वैसे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का जिसका वैल्यू 100 रुपया हो या 100 रुपया से ज़्यादा हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपया या 100 रुपया से ज़्यादा है, उसके बनिस्पत अगर उस प्रॉपर्टी में कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है या किसी दूसरे पक्ष व्यक्ति के पक्ष में इंटरेस्ट राइट इंटरेस्ट टाइटल क्रिएट किया जाता है या वो एक्सटिंग्विश किया जाता है, समाप्त किया जाता है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें कि सेल भी आता है, तो वैसा सभी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। यानी कि उसको बोलते हैं वो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। उसका ऑप्शन नहीं है कि हम चाहे तो रजिस्ट्री कराएं चाहे तो नहीं कराएं। कारण क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है कंपल्सरली तो नहीं कराएगा तो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल इन एविडेंस होगा, साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट से टाइटल नहीं पास करेगा। इसके लिए आप देखिएगा सेक्शन 49 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा होगा कि वो डॉक्यूमेंट कोई काम का आपका नहीं, एविडेंस में भी नहीं लिया जाएगा। अगर सवाल होता है कि ए ने बी को जमीन 1 लाख रुपया लेके बेच दिया, इस बात के प्रमाण सेल डीड से होता है। अगर अनरजिस्टर्ड सेल डीड दिखाइएगा तो इस बात का प्रमाण नहीं माना जाएगा, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि टाइटल पास नहीं करेगा। तो इसलिए मजबूरी है और जरूरी है कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट का सेल कराना। तो ये तो सेल हो गया। उसी तरह से मॉर्गेज भी कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है। तो मॉर्गेज में कौन सा मॉर्गेज है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप कहते हैं कंडीशनल सेल, तो कंडीशनल जब सेल है कंटेंट से पता चलता है। तो इसका लिए सिद्धांत है कि कोई भी डॉक्यूमेंट मॉर्गेज है सेल है कौन सा डॉक्यूमेंट, द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन बाय इट्स नॉमिनिक्लेचर बट बाय contents of the document and covenants made therein by which intention of the parties may be gathered। कहने का तात्पर्य है कि कोई डॉक्यूमेंट का अगर नाम कुछ लिखा हुआ है तो उससे उसका नेचर डॉक्यूमेंट का किस तरह का डॉक्यूमेंट है पता नहीं चलता है। वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स जब पढ़ेगा उसमें क्या क्या शर्त दिया हुआ है, वो शर्त पढ़ने से जो दोनों पार्टी है उसका क्या इंटेंशन था, जो एक्सक्यूटेंट है उसका क्या, एक्सक्यूट करने वाला जो व्यक्ति है एक्सक्यूटेंट उसका क्या इंटेंशन था और किसके पक्ष में एक्सक्यूट किया गया उसका क्या कहना था। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से पार्टीज के इंटेंशन से नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पता चलता है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा, अगर मॉर्गेज है तो मॉर्गेज का डिफिनेशन आप समझ गए। मॉर्गेज में रहता है कि हम इतना रुपया में इनको इजारा किया, इतना साल के लिए किया, अगर हम इतना रुपया इतना साल के अंदर दे देंगे तो ये हमको वापस कर देंगे, अगर वापस नहीं करेंगे तो हमको कोर्ट के जरिए वापस लेने का अधिकार होगा, जिसको राइट टू रिडेम्पशन कहते हैं। तो राइट मॉर्गेजर को हमेशा राइट ऑफ रिडेम्पशन रहता है और जो स्टिपुलेटेड पीरियड होता है कुछ खास अवधि के लिए मॉर्गेज होता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जैसा पार्टी का हो। लेकिन सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। सेल तो आउट एंड आउट सेल है जिसको एब्सोल्यूट सेल बोलते हैं, लेकिन उस कुछ एक्सेप्शनल सेल है जिसमें कुछ कंडीशंस दिया रहता है। जैसे कि आपने लिखा है, आगे लिखा है, सेल डीड में 1 साल में अदा नहीं तो सेल माना जाएगा, केवाला हो जाएगा। सेल डीड 1 साल में अदा नहीं तो सेल माना जाएगा, ऐसा सेल डीड में नहीं रहता है। सेल डीड में नहीं रहता है, कंडीशनल सेल में रहता है। सेल अगर है तो पहला यह है कि सेल के फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट है, तो सेल के फॉर्म में डॉक्यूमेंट है। बाद में अगर उसमें जोड़ा हुआ है कि अगर मान लिया कि ए ने बी को बेचा तो लिखेगा कि हमने 1 लाख रुपया में ये जमीन बेच दिया, इनको कब्जा दखल दे दिया। अगर हम 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर या 1 महीना के अंदर 1 लाख रुपया इनको चुकता कर देंगे तो बी है जो हमको फिर से दोबारे इस सेल डीड कर देंगे। तो उसमें इसको बोलते हैं सेल विथ ए कंडीशन ऑफ रीपरचेज। या दूसरा ये रहता है कि अगर हम इनको रुपया अदा कर देंगे तो ये सेल डीड स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये सेल डीड हो गया, कंडीशनल सेल हो गया। इस शुरू में सेल डीड था और पैसा रिटर्न करने के बाद भी सेल डीड समाप्त हो जाएगा। और अगर मॉर्गेज रहता है तो मॉर्गेज में इस तरह का नहीं होता जिसको कि बैबुल वफा कहते हैं। उसमें सेल वर्ड नहीं लिखा रहेगा कि इनको बेच दिया, जनरली लोग लिख देता है कि इनको हम बैबुल वफा किया।
तो बैबुल वफा जो है वो सेल उसका माने नहीं होता है, वो मॉर्गेज ही उसका माने होता है, और मॉर्गेज के चैप्टर में लिखा हुआ है। तो अगर कुछ शर्त ऐसा पता चलता है तो बैबुल वफा में भी है, उसमें जनरली लिखा रहता है खातिब लोग को जानकारी नहीं रहने से बजरिए कानूनी कार्रवाई इसको अदालत से बै डिक्लेयर करवा लेंगे। ऐसा इसलिए लिख देता है, उन लोग को जानकारी नहीं, ऐसा एक्ट में नहीं कहता है। मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल का डिफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसा नहीं है। वो मॉर्गेज जो है मॉर्गेज ही रहता है, लेकिन वो कभी भी सेल नहीं हो सकता। अगर मॉर्गेज नहीं छुड़ाएगा तो उसमें फोरक्लोजर का केस होता है, राइट ऑफ फोरक्लोजर है ना मॉर्गेजी को, मॉर्गेजर को राइट ऑफ रिडम्पशन है तो मॉर्गेजी को फोरक्लोजर है, यानी कि रिडम्पशन राइट सर्टेन पीरियड के बाद लॉस हो जाता है। उसमें भी 30 साल लिमिटेशन है, पहले 60 साल। अगर ए ने बी को मॉर्गेज कर दिया, किसी भी फॉर्म का मॉर्गेज है प्रॉपर्टी को, और 30 साल के अंदर वो नहीं छुड़ाया तो उसको छुड़ाने का जो राइट ऑफ रिडम्पशन है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। वो समाप्त हो गया तो इसका माने राइट ऑफ रिडेम्पशन लॉस हो गया। लेकिन अगर बाद में कभी वो केस करे छुड़ाने के लिए तो स्टिपुलेटेड पीरियड जो हो गया या जो लिमिटेशन पीरियड उसका एक्सपायर कर गया तो मॉर्गेजी जो है वो केस ला सकता है कि इनका राइट ऑफ रिडेम्पशन लॉस्ट हो गया, इनको फोरक्लोज कर दिया जाए, फोरक्लोजर का डिग्री ले सकता है। जब फोरक्लोज हो गया तो वो टाइटिल नहीं पास करेगा, उस सेल डीड के तरह वो नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस सेल नहीं हो जाएगा और कोर्ट से उस सेल डिक्लेयर नहीं हुआ। इसीलिए मैक्सिम है, कहावत है, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। तो इनिशियल स्टेज में अगर वो मॉर्गेज है तो हमेशा के लिए वो मॉर्गेज रहेगा, चाहे उसका इफेक्ट जो हो, जैसे फोरक्लोजर का डिग्री हो गया तो मॉर्गेजर अब कभी उसको वापस अपने कब्जा में नहीं ले सकता है, वो मॉर्गेजिए के कब्जा में रहेगा, उसके बाल बच्चा जो भी आते रहेंगे जाते रहेंगे कब्जा ले। और मॉर्गेजर अगर मर गया तो मॉर्गेजर के बाल बच्चा को भी राइट ऑफ रिडेम्पशन, वो इनहेरिटेंस उसको है लेकिन उसको भी लिमिटेशन लग गया। अगर मॉर्गेजर ने मॉर्गेज किया मर गया तो उसके बाल बच्चा जो उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट इनहेरिट किया जैसे ऑल प्रॉपर्टी में, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में उसका राइट ऑफ रिडेम्पशन है, उसको भी इनहेरिट कर लिया। अगर मॉर्गेजर ने वो प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया तो जो वेंडी है उसको क्या मिला, वेंडी को राइट ऑफ रिडेम्पशन ही मिला। इसीलिए जितना में मॉर्गेज किया हुआ है वो मॉर्गेज मनी जमा करके या उसको दे करके मॉर्गेजी को वो वापस ले सकता है। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का भी सेल हो सकता है। तो आपका ये कहना है कि दोनों में अंतर है, तो अंतर तो है, मॉर्गेज अलग चीज़ होता है और सेल अलग होता है। लेकिन जिसको अगर आपका बैबुल वफा से कहने का मतलब है तो बैबुल वफा में देखना होगा कि मॉर्गेज किया कि कंटेंट्स में देखना होगा कि इसने बेचा तो बेचने का कंटेंट्स अलग होगा, और मॉर्गेज किया तो अलग होगा। बर्ड ने बेचा लिखा हुआ है और न मॉर्गेज लिखा हुआ है, जनरली लोग लिख देता है बैबुल वफा किया, तो बैबुल वफा का मतलब ही हो गया मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, इसका माने मॉर्गेज ही किया। तो जनरली बैबुल वफा हिंदी में लिख देता है लोग, बैबुल वफा किया और उसके बाद उसमें लिख देता है कि इतना समय गुजरने के बाद ये बै डिक्लेयर करा लेंगे कोर्ट से। तो कोर्ट बै मॉर्गेज को सेल नहीं डिक्लेयर कर सकता है, तो वहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपको कंडीशनल सेल से मतलब बैबुल वफा से है तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको क्लारीफाई कर दिए। इसलिए अगर आप पिटिशन इसका जो एक्सप्रेशन हमने दिया है उसके लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बढ़िया से पढ़िए राय जी, तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा सवाल कीजिएगा। इसके बाद का प्रश्न है अमरेंद्र मिश्र समस्तीपुर, कई प्रश्न इन्होंने किया है और बराबर प्रश्न करते रहते हैं, तो सभी प्रश्न का हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न का मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ इनको। तो अभी जो प्रश्न 3 मेरे इनके पास है, इनका प्रश्न का मैं आसानी से उत्तर दे सकता हूँ, इसलिए इन्होंने हाथ से लिखा है और बड़े बड़े अक्षर में लिखा, बहुत साफ साफ लिखा है। और जो फोटो करके भेजा है, फोटो भी इनका साफ है, इसलिए प्रिंट भी मेरे पास साफ आया है, हमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अगर रहे तो अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है समरेंद्र मिश्र ने, मौजा ए और मौजा बी का सीमान एक जगह मिलता है, मौजा ए उत्तर तथा मौजा बी दक्षिण में है, मेरा खेत सीमान से सटे उत्तर में है। 1966-67 में मौजा ए की 2 बीघा जमीन का रेंट फिक्सेशन और मालगुजारी मौजा बी में हो गया तथा अभी तक मौजा बी में ही चल रहा है। अब इस समस्या का निदान कैसे होगा या इस तरह से रहने पर आगे समस्या खड़ी होगी।
ये भी प्रश्न है आपका क्लियर नहीं है। आप कह रहे हैं मौजा ए और मौजा बी का सीमांत एक जगह मिलता है, मौजा ए उत्तर तथा मौजा बी दक्षिण में है। मेरा खेत सीमांत से सटे उत्तर में है, तो आपका खेत उधर से है, तो 2 बीघा आपका कितना खेत है, इधर कितना खेत है, उधर कितना खेत है, टोटल आपने लिखा है नहीं, लेकिन आपने लिखा है मौजा ए की 2 बीघा जमीन का रेंट फिक्सेशन मौजा बी में हो गया। तो 2 ही बीघा आपके पास जमीन है ए में कि बी में भी जमीन है, ये भी क्लियर नहीं लिखा है, या 2 बीघा से ज्यादा उधर है कुछ इधर है, तो ऐसा क्यों हो गया। तो रेंट फिक्सेशन में कौन सा ऑर्डर है, ये भी आपका प्रश्न है। रेंट फिक्सेशन कैसे हो जाएगा, तो रेंट फिक्सेशन में मौजा गलत कैसे हो जाएगा। सिवाना एक होने, आप तो खाता नंबर थाना नंबर मौजा अलग अलग सब होगा, 2 मौजा है तो दोनों मौजा का थाना नंबर अलग होगा। अगर ऐसा हो गया होगा तो आप इसका कभी भी सुधार के लिए आवेदन सक्षम पदाधिकारी के यहाँ दे सकते हैं। अगर इसमें कोई झंझट हो जाएगा कि मान लीजिए कि आपका जमीन जिस मौजा में है, तो कहेगा इस मौजा का आपका रसीदे नहीं है, तो ये झंझट बाद में हो सकता है। इसलिए इसको आप निराकरण के लिए आप एप्लीकेशन दे के उसको करेक्शन करवा सकते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है उचित एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा किस कारण से हुआ। अगर आपको नहीं मालूम है तो कहिएगा, जो उस समय कर्मचारी जो रेंट फिक्स किया, जो पदाधिकारी, उनके गलती से या सावधानी से या भूल बस हो गया और उस समय ध्यान नहीं गया, अब ध्यान गया, हमको इसको सुधार कर दिया जाए, तो सुधार हो जाएगा। उसका दूसरा प्रश्न है समरेंद्र मिश्रा जी का, यहाँ इसमें लिखते हैं मधुबनी, पहला वाला में लिखे थे समरेंद्र मिश्रा जी समस्तीपुर, अभी वही समरेंद्र मिश्रा है, नाम तो हम समझ रहे एक ही, स्टाइल भी एक ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं खैर मधुबनी। अब एक ही आदमी है या 2 अलग-अलग आदमी हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, लिखावट एक ही लग रहा है, हम समझ रहे हैं एक ही है। तो ये लिखते हैं समरेंद्र मिश्र मधुबनी, 2 भाई के बीच कोर्ट पार्टीशन सूट से 1961 ईस्वी में किसी 2 बीघे के जमीन 1-1 बीघा मिला। रिविजनल सर्वे 1984 ईस्वी में फाइनल हुआ, जिसमें एक भाई को 1 बीघा 2 कट्ठा, दूसरे भाई को 18 कट्ठा का खतियान और नक्शा बन गया। क्या स्पेशल सर्वे में कोर्ट पार्टीशन बंटवारा या रिविजनल सर्वे खतियान का मान्यता होगा। देखिए, अगर कोर्ट में कोई पार्टीशन हो गया, पार्टीशन का डिग्री हो गया, तो उसका रिविजनल सर्वे में पूरी मान्यता होगी, उसे नहीं मानता होने का सवाल नहीं है। तो आपने तो ऐसा लिखा नहीं है, पार्टीशन सूट से 61 में 2 बीघे की जमीन 1-1 बीघा मिला, तो 1-1 बीघा मिला तो 1 ही बीघा माना जाएगा, लेकिन सर्वे में 2 कट्ठा एक कम मिल गया, दूसरे को 2 कट्ठा ज्यादा मिल गया, तो आप ये दिखा सकते हैं कि रिविजनल सर्वे पदाधिकारी ने गलत किया। अगर 61 का बंटवारा है तो 84 में सर्वे अधिकारी को देखना चाहिए था और उसकी मान्यता थी, इसलिए इसका सुधार आप स्पेशल सर्वे में कर सकते हैं, हो सकता है। तो रिविजनल सर्वे खतियान से ऊपर पड़ेगा पार्टीशन सूट, अगर आप ये कहिएगा कि रिविजनल सर्वे वाले ने गलती किया और उसी के हिसाब से कब्जा दखल चला रहा है। अगर सचमुच में कब्जा दखल सर्वे में जैसा लिखा हो उस हिसाब से कब्जा दखल है, तो उसकी भी मान्यता हो सकती है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो फिर ये स्पेशल सर्वे के टाइम में इसका इंक्वायरी होगा, स्पॉट और वेरिफिकेशन होगा, तो जो पाया जाएगा कब्जा, तो उसके हिसाब से रिविजनल सर्वे से अगर कब्जा चला रहा है तो स्पेशल सर्वे में रिविजनल सर्वे को ही मान लेगा और कहेगा हो सकता है कि पार्टीशन में डिग्री तो हो गया 1-1 बीघा का, बाद में कोई अरेंजमेंट कर लिया, दोनों आदमी 2 बीघा का 2 कट्ठा का इधर उधर कर लिया आपस में, ऐसा विपक्षी आपका केस बनाता है। तो केस पर निर्भर करता है आप कैसे उसको आप प्रेजेंट करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। जहाँ तक कानून का सवाल है, लॉ का सवाल है कि पार्टीशन सूट की डिग्री है, वो सिविल कोर्ट की डिग्री सर्वे अथॉरिटी को मानना पड़ेगा, अनलेस उसके कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत कोई एविडेंस उसको दिया गया हो। तो ये सब रिविजनल सर्वे 1984 का है, तो खतियान के अलावे तो और उसका कोई प्रोसीडिंग आपके पास होगा नहीं, अगर होगा तो वो सब देखिए और समझिए, स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके दिखाइए। फिर भी आपके प्रश्न का सीधा उत्तर यही है कि स्पेशल सर्वे में कोर्ट पार्टीशन बंटवारा का वैल्यू होगा, मान्यता होगा, रिविजनल सर्वे का नहीं भी हो सकता है। रिविजनल सर्वे का मान्यता दिलाने के लिए उसको कब्जा प्रमाणित करना पड़ेगा कि 84 के पहले ही हम कब्जा में इतना पर आ गए थे, 61 के बंटवारा में जो 2 बीघा में 1-1 बीघा हुआ था उसमें हम लोग आपस में अरेंज किए थे, या उसमें तब्दीली हुआ था, किस कारण से हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, अगर इसका सही सही व्याख्या देगा, एक्सप्लेनेशन देगा,
तो उसको मान करके रिविजनल सर्वे को सही मान करके स्पेशल सर्वे वाला काम हो सकता है। तो दोनों तरफ है, फैक्ट के ऊपर है और सबूत प्रमाणित होने के ऊपर है, फैक्ट प्रूव्ड होने के ऊपर है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, फिर समरेंद्र मिश्र लिखते हैं समस्तीपुर, 2 प्लॉट है, एक प्लॉट एक आदमी का और दूसरा प्लॉट दूसरे का है, दोनों अड़िया है। एक आदमी अपने प्लॉट में आम का पेड़ लगाया है जो 30 वर्ष से है। ये प्रश्न का हो सकता है मैंने पहले भी उत्तर दिया था, फिर भी सुन लीजिए। अब पेड़ की डाली दूसरे प्लॉट में 5 मीटर तक घुस गया है, जिससे बहुत परेशानी होती है। क्या पेड़ के डाली को हटाने का क्या उपाय है या नहीं है? धन्यवाद। ठीक है, जिसके खेत के ऊपर पेड़ की डाली आ गई है उसको आप कह सकते हैं कि आप मेरे प्लॉट के ऊपर से वो डाली को काट दीजिए, उससे हमको फसल में गछेड़ उसको बोलते हैं, उसका छाया से फसल नहीं होता है, नुकसान हो रहा है, लॉस। अगर वो नहीं हटाता है तो आप कानूनी कार्रवाई करके लॉ ऑफ इजमेंट के तहत आप सिविल सूट करके उसको हटवाने का डिग्री हासिल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, और नहीं तो उसके अगेंस्ट में डैमेज आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने खुद काट दीजिएगा डाली तो आपको झगड़ा झंझट हो सकता है, या वो आपके ऊपर केस कर सकता है, मिसचीफ का केस कर सकता है, या लकड़ी चोराने का कि काट करके मेरा इतना रुपये का लकड़ी चोरा लिए, या अगर काट करके वहीं छोड़ दीजिएगा तब मिसचीफ का कि हमको इतना का लॉस हुआ या डैमेज का केस कर सकता है। इसलिए आप सहूलियत से, आपसी सद्भाव से अगर इसका निराकरण कर लेते हैं तो अच्छा है। अगर वैसा नहीं होता है तो आप उनको पहले लीगल नोटिस दीजिए कि आप हटा दीजिए, इतना दिन के अंदर नहीं हटाइएगा तो हम बजरिए कानूनी कार्रवाई आपके टाली को हम कटवा देंगे। उसमें लिखिएगा कि उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। अब एक क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन जो पूछने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा नाम और पता नहीं बतियाइएगा, हम समझ जाएंगे, प्रश्न पढ़िएगा तो समझ जाएंगे। तो उनके अनुरोध किसी कारणवश हो सकता है ऐसा, और भी पहले भी कुछ प्रश्नकर्ता ने हमारे यहाँ प्रश्न किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे विरोधी को मालूम हो जाएगा तो हमको उससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए वीडियो में मेरा नाम और पता नहीं बताइएगा। तो इसी तरह से ये अननोन प्रश्नकर्ता मान के चल रहे हैं। इन्होंने पहले अपना उद्गार व्यक्त किया है, श्रीमान आप बहुत ही सुंदर समाज की सेवा कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। मैंने आज आपका वीडियो देखा, बहुत ही जानकारी पूर्ण है, विशेषकर उन युवा लोगों के लिए जिनके दादा परदादा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनका जमीन और अधिकार पट्टीदार ले लिया है। मुझे भी 2 क्वेश्चन है। अब इसके बाद ही क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे दादाजी के नाम से चंपारण में 1.5 कट्ठा गैर मजूरा मालिक जमीन का रसीद 1982 से कट रहा है। पंजी 2 में जवाबंदी और 1982 से 2017 तक का डिटेल्स अंकित है, लेकिन उसका परका वसीयत आगजनी उसका क्या लिखते हैं, रोमन में लिखे हैं, लेकिन उसका परका वसीयत आगजनी के कारण, अब क्या लिखते हैं, परका वसीयत ये नहीं समझ में आता है, के कारण गल गया है और हमारे घर में नहीं है, उसको कैसे प्राप्त करें, नेट पर अवेलेबल नहीं है। तो आपका प्रश्न क्या है कि गैर मजरूआ मालिक जमीन का रसीद 82 से कट रहा है, पंजी 2 में जमाबंदी और 1982 2017 तक का डिटेल्स अंकित है, लेकिन उसका परका वसीयत अगजनी में गल गया। इसका पक्का क्या है वसीयत ही नहीं समझ में आ रहा है। तो आप वहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में मांगिए, सूचना के अधिकार में मांगिए। आपको नहीं भी है तो आपके पास रसीद तो है न, रसीद है तो उससे काम चल जाएगा। रसीद कट रहा है वही वैल्यू है, वो सरकार के कब्जा में है, सरकार उससे इनकार नहीं कर सकती है। आपको क्या जरूरत पड़ गया है
तो ये नेट पर अवेलेबल नहीं है। नेट पर सब चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, हम कानून की बात बता सकते हैं। ये सब चीज़ तो वहाँ स्थानीय स्तर पर आप ऑफिस में जाके पता लगाइए, कर्मचारी से मिलिए, अंचल अधिकारी से मिलिए, वो बताएंगे। इससे क्या है, आपको गैर मौजूदा मालिक जमीन का रसीद 1982 से कट रहा है, पंजी 2 में है, 1982 से 2017 तक का डिटेल अंकित है। तो अगर पंजी 2 में अंकित है, आप देखें तभी वो बोल रहे हैं। तो उसके बाद कुछ रहे चाहे नहीं रहे, रसीद आपके पास है, पंजी 2 में अंकित है, तो आपका वैलिड है, घबराने की कोई बात नहीं। फिर लिखते हैं, मेरे दादाजी के नाम से रिविजनल सर्वे खतियान है। 1971 में मेरे दादाजी के नाम से जमाबंदी कायम हुआ, जिसमें खतियान में से उनके हिस्से का जमीन है। पंजी 2 में 71 से 2002 तक रसीद का डाटा है और पंजी 2 में जमाबंदी भी है, लेकिन कौन कौन खाता खेसरा का जमीन उनको हिस्सा में मिला, उसका डॉक्यूमेंट आगजनी में कल गया है। वह डॉक्यूमेंट कहाँ से प्राप्त करें श्रीमान? तो जब है ही नहीं डॉक्यूमेंट, तो हम कहाँ से बताएंगे कहाँ से प्राप्त करें? पंजी 2 तो वहाँ रहता है। आपका बंटवारा अगर हुआ तो बंटवारा का क्या कागज है, ये आपके पास होना चाहिए। तो आप ही कहते हैं खाता खसरा का जमीन उनको हिस्सा में मिला, उसका डॉक्यूमेंट आगजनी में जल गया। तो ये कहाँ से जमाबंदी बंटवारा हुआ? अगर अंचल अधिकारी के यहाँ बंटवारा के लिए आवेदन दिया था, कोई शेड्यूल बना के दिया था, तो वहाँ जाके पता लगाइए, म्यूटेशन कराए होंगे, जमाबंदी में नाम अलग अलग कराने के लिए किए होंगे, तो वहाँ से पता चलेगा। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में पूछिए। अगर आपके पास बंटवारा हुआ तो आपके घर में कागज होगा, अगर आग लग गया, जल गया, तो कहाँ से हम बताएंगे? वो तो आपको बताना है, आप ही को खोजना है। इसलिए आपका प्रश्न ही है, अननोन श्रोता महोदय, आप अपना प्रश्न को फिर से अगर जरूरत पड़ेगा तो क्लियर पूछिएगा। यहाँ तक जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसमें आपका कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपको कोई घबराने की बात नहीं। अब एक है जितेंद्र कुमार एडवोकेट गया से, ये लिखते हैं, सर आई नीड केस लॉ ऑन इफ सम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर ट्वाइस द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज टू बी प्रेफर्ड। तो ये व्हाट्सएप पर इन्होंने प्रश्न पूछा था, तो इसका हमने उनको उत्तर व्हाट्सएप पर भी दे दिया था। 2 केस लॉ मैंने उनको बता दिया था। AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 890-986 BBCJ 477। लेकिन उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड नहीं किया कि इससे इनका काम चला कि नहीं चला। इसके अलावा और भी बहुत सा केस लॉज था, जो अगर जरूरत पड़ता तो पटना हाई कोर्ट का केस लॉ भी इनको दे सकते थे या दूसरे हाई कोर्ट का दे सकते थे। तो इन्होंने फिर पूछा नहीं, तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अब उसका उन्होंने जवाब दिया इतना ही, थैंक यू सो मच सर। तो इसका मतलब हो सकता है उनका काम हो गया होगा। अब उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया है, सर काइंडली डिलीवर ए लेक्चर ऑन पैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट मेंबरशिप इशूज ऑन गोइंग इन इलेक्शन विथ बैलेट पेपर्स हु इज द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी टू हियर द मैटर, बोथ दीज इशूज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज नो क्लैरिटी। तो इसके ऊपर हमने उनको जवाब दिया था कि थोड़ा वेट कीजिए। जिसमें प्रश्न दिया था, हम आउट ऑफ स्टेट थे, तो उनको जवाब दिया था कि ठीक है, इसके लिए हम एक लेक्चर बना देंगे, अगले लेक्चर में आप वेट कीजिए जितेंद्र जी, आपको इस पर लेक्चर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है सुरेश शर्मा जी का, ये तो बहुत डिटेल में दिए हैं और बहुत टेक्निकल है, और ये विद्वान श्रोता में से आते हैं और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन और लिटरेरी सब क्वेश्चन पूछते हैं और एकेडमिक टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो छोटा क्वेश्चन को पहले हम ले लेते हैं। एक सनोज कुमार मेहता जी है, इनका प्रश्न है, सनोज कुमार मेहता जी का, ये जमीनी विवाद 15 वर्षों से चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के केस कभी स्वयं तो कभी पुत्र तो कभी पुतोह द्वारा करते रहते हैं। अभी वर्तमान में 25/11/2024 को केस कर दिया, जिसमें वर्णन इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, सभी झूठा आरोप लगाया गया है, हम लोग विपक्षी से तंग तवा हो गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त केस को पढ़ा जाए और केस के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया जाए। तो हम इनको व्हाट्सएप पर जवाब दिया था, जब केस हो गया और केस से संबंधित वो भी क्रिमिनल केस है, उन्होंने केस का कंप्लेंट केस का हमारे पास फोटो कॉपी भेजा था।
तो जिसमें पीडीएफ में बना के भेजा वो ठीक से प्रिंट नहीं निकला, बहुत मुश्किल से पढ़े, बाद में फिर उसको पढ़े, पढ़ के समझे, तो उसका मार्गदर्शन इस पर नहीं हो सकता। आपका जब क्रिमिनल केस हो गया तो क्रिमिनल केस का रेमेडी यही है कि अगर कॉग्निजेंस हो गया है तो आप कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं सेशन जज के यहाँ, या हाई कोर्ट में रिवीजन कर सकते हैं, या क्वेसिंग फाइल कर सकते हैं, या अगर आपको बेल लेना है तो जिस कोर्ट में केस है वहाँ बेल ले सकते हैं, फिर आगे की कार्रवाई केस। तो आपको स्थानीय अधिवक्ता से संपर्क करना पड़ेगा, और बार बार अगर केस करता है तो आप केस करने से रोक नहीं सकते। जो केस का रेमेडी है, केस का जो इलाज है, जो बीमारी है, तो जो बीमारी होगा, कोई डॉक्टर के पास कहे कि हमको बार बार फीवर हो रहा है तो ऐसी दवा दे दीजिए कि हमको कोई फीवर कभी नहीं होता, ऐसी कोई दवा ईजाद नहीं हुई है। कुछ बीमारी का वैक्सीन होता है, बाकी सब बीमारी का वैक्सीन है। उसी तरह से हम लोग के पास कानून में कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि जिसको हम अपना लें तो मेरा विरोधी कोई केस नहीं करेगा। विरोधी को जब कानूनन अधिकार है तो उस अधिकार के तहत वो केस कर सकता है, तो हम उससे रोक नहीं सकते। केस होगा तो उस केस से हम कैसे बचेंगे, वो केस में कैसे जीतेंगे, उसका निराकरण कैसे होगा, ये हम बता सकते। तो आपका जो कंप्लेंट है, आपने कहा कि झूठा कंप्लेंट है, तो उसको कंप्लेंट पढ़ने से पता चलता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मैटर है, तो आप उसके क्वेसिंग के लिए आप हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में किसी वकील से संपर्क कीजिए और हाई कोर्ट में क्वेसिंग फाइल कीजिए। ज़्यादा उम्मीद है कि कंप्लेंट आपका क्वेश हो जाएगा। अगर कॉग्निजेंस हो गया होगा तो कॉग्निजेंस भी क्वेश हो जाएगा। तो उसी के बारे में लिखते हैं। अभी वर्तमान में 25/11/24 को केस कर दिया, जिसमें वर्णन इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, सभी झूठा आरोप लगाया गया है। हम लोग विपक्षी से तंग तबाह हो गए हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि उस केस को पढ़ा जाए और केस के संबंध में उचित मार्ग। तो हम उस केस को पढ़ लिए हैं, और पढ़ने के बाद 2 ही रेमेडी है उसमें। चूंकि लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट में आप क्रिमिनल केस नहीं चलता है, तो आपका मालाफाइडी है वो कंप्लेंट, बहुत सा ग्राउंड है जिसके आधार पर हाई कोर्ट क्वेश कर सकता है। तो कंप्लेंट भी क्वेश हो सकता है, अगर कॉग्निजेंस हो गया होगा तो कॉग्निजेंस भी क्वेश हो जाएगा। तो आप हाई कोर्ट कॉग्निजेंस फाइल के अगेंस्ट में अगर कॉग्निजेंस हो गया होगा तो आप फाइल कीजिए, अपना स्थानीय अधिवक्ता से वहाँ मिल लीजिए। अगर आप केस हाई कोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में चूंकि खर्चा ज़्यादा होता है तो आप वहाँ पर बेल करा लीजिएगा, या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं, सेशन जज के यहाँ जहाँ आपका जिला पड़ता है, जिला जज के यहाँ कर सकते हैं। ये सारा प्रश्न समाप्त हो गया। अब चूंकि समय भी काफी व्यतीत हो रहा है, एक लास्ट प्रश्न हम लेते हैं। अब अविनाश कुमार हैं, कहाँ से लिखते हैं इन्होंने नहीं लिखा है। तरमीन खतियान क्या होता है? वर्ड तरमीन लिखा है, तरमीन वर्ड सही नहीं है, तरमीम होता है। तरमीम मतलब अमेंडमेंट को सुधार किया हुआ। अगर कोई खतियान में मिस्टेक हो गया और खतियान में जो एंट्री है उसको करेक्ट करने के लिए 106 बीटी एक्ट में जो प्रावधान है, दफा 106 बीटी एक्ट में, उसको सुधार करने का, और उसमें अगर आदेश हो गया सक्षम पदाधिकारी का, उसके बाद खतियान में सुधार किया गया, तो उसको तरमीम खतियान बोलते हैं, अमेंडेड खतियान। दूसरा इनका प्रश्न है, 1978 के पार्टीशन सूट में सुलहनामा के आधार पर प्रीलिमिनरी डिक्री हुआ। हालांकि इन्होंने गलत लिखा है, प्रीलिमिनरी होता है, गलत लिखा है। ठीक, और डिक्री होता है, डिग्री नहीं, DECREE डिग्री होता है। ये डिग्री है जो BA MA का डिग्री मिलता है, प्रीलिमिनरी लिख दिया है, गलत लिखा है। ठीक है, सुलहनामा के आधार पर प्रीलिमिनरी डिग्री हुआ, लेकिन फाइनल डिग्री अभी तक नहीं हुआ। तो उस प्रीलिमिनरी डिग्री की अभी कितनी मान्यता है और क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, पहली बात, अविनाश कुमार जी आप क्या करते हैं इससे तो नहीं पता चलता है। आप जो लिखे हैं वो लिखने से ही लगता है कि आपको पूरा कानून की जानकारी नहीं है, आप अधिवक्ता नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी होगी। सुलहनामा डिग्री जो है वो प्रीलिमिनरी भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। अच्छा वकील से दिखा करके समझिए, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। अगर प्रीलिमिनरी डिग्री में लिखा हुआ है कि सभी जमीन बंटवारा का है, सभी जमीन बंट गया और अपने अपने दाज और हिस्से की जमीन पर सभी पार्टी कब्जा दखल में आ गए, अब कोर्ट से कब्जा दखल दिलाने की जरूरत नहीं है, और ये जो तस्वीया है, सुलहनामा है, इसको फाइनल डिग्री का पार्ट बना दिया जाए, ऐसा लिखा हुआ है, या फाइनल डिग्री पारित कर दिया जाए।
या अगर फाइनल डिग्री पारित नहीं वर्ड लिखा हुआ है, लिखा हुआ होगा कि डिग्री बना दिया जाए, तो अब कुछ बाकी नहीं रहा, कोई काम बाकी नहीं रहा, बंटवारा हो गया, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाई मीट्स एंड बाउंड्स, माने एक एक इंच बट गया, अब कोई चीज बाकी, चल अचल संपत्ति जितना भी मुकदमा में था पार्टीशन सूट में, सबका बंटवारा हो गया, और जितने पटीदार हिस्सेदार थे सबको अपने अपने हिस्सा की जमीन मिल गई, और सब अपने अपने हिस्सा की जमीन पर कब्जा में आ गए। यानी कि वो कंप्रोमाइज डिग्री हुआ, उसमें अब आगे कोई काम बाकी नहीं है। अगर आगे कुछ काम बाकी नहीं है तब वो प्रिलिमिनरी डिग्री नहीं है, तब वो फाइनल डिग्री हो गया, फाइनल डिग्री हो गया। अगर उसमें कुछ काम बाकी है, अगर ऐसा उसके मजमून से पता चलता है, तब वो प्रिलिमिनरी डिग्री होगा। तो प्रिलिमिनरी डिग्री का भी वैल्यू है, फाइनल डिग्री का भी वैल्यू है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है। प्रिलिमिनरी डिग्री कानून में होता है कि जो पार्टी का हक हकूक है उसके बारे में अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। अगर कोर्ट फैसला करता है तो फैसला से प्रिलिमिनरी डिग्री में सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अगर कंप्रोमाइज से हुआ, सुलहनामा से हुआ, तो उसमें भी डिसाइड हो गया किसका कितना हिस्सा है और कितना किसको जमीन मिला, तो वो फाइनल हो गया। अगर प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद फाइनल डिग्री नहीं बना है तो उसको हम एक्सक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सक्यूट करने का, इजराय करने का जरूरत हो, तब फाइनल डिग्री ही एक्सक्यूट होता है। फाइनल डिग्री बनाने के लिए उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, उस पर सर्टेन कोर्ट फीस लगता है, वो कोर्ट फीस देना पड़ता है, तब कोर्ट फीस के ऊपर ही वो डिग्री बनता है, तो वो फाइनल डिग्री कहलाता है। माने कि अब कोई काम करना बाकी नहीं, सब काम समाप्त हो जाता है तो फाइनल डिग्री बनता है। तब फाइनल डिग्री की भी मान्यता है और प्रीलिमिनरी डिग्री की भी मान्यता है। कितना मान्यता है, कोई परमामीटर थर्मामीटर नहीं है कि 2 डिग्री या 5 डिग्री, या उसका कोई ग्राम में या सेंटीमीटर में कोई नापने का पैमाना नहीं है। पूरी मान्यता है, अगर सही है, वैलिड है प्रीलिमिनरी डिग्री तो उसकी भी पूरी मान्यता है, और फाइनल डिग्री है तो उसकी भी पूरी मान्यता है, दोनों की पूरी मान्यता है। अगर कोई विवाद है तब वो, तो किस तरह की कमी है, क्या विवाद है, तब वो मान्यता का सवाल होगा कि ऐसा अगर प्रीलिमिनरी डिग्री में ये गड़बड़ी है, ये छूट गया, ये कमी है, तो इसकी मान्यता होगी कि नहीं। ये सवाल अपने आप में बेमानी है, बेकार है। कितनी मान्यता है, ये सवाल कहा जा सकता है कि बेवकूफ़ी वाला सवाल है। मान्यता तो पूरी मान्यता है, अगर वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से कोई डिग्री बना, चाहे तो प्रीलिमिनरी बना या फाइनल बना, तो उसकी पूरी मान्यता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसके अपील में चैलेंज किया जाएगा, यह इसका और प्रावधान है, उसके हिसाब से उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है ये पता नहीं चलता है। आप कानून जानना चाहते हैं तो कानून इतने जानिए कि प्रीलिमिनरी डिग्री की भी मान्यता है, फाइनल डिग्री की भी मान्यता है, और दोनों के बराबर मानता है, और दोनों चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने का ग्राउंड अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है नियम कि हर प्रीलिमिनरी डिग्री हर फाइनल डिग्री को चैलेंज किया। अगर चैलेंज करने का कोई वाजिब ग्राउंड है, कोर्ट ने कोई गलती किया है या कोई पार्टी ने गलती किया है, धोखाधड़ी किया है, कुछ गड़बड़ी किया है, तो उस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है, और वो सिविल कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। अपील अगर होगा तो अपीलेट कोर्ट में होगा। अगर कोई फ्रॉड किया है, कोई जाल फरेब किया है, तो जो कोर्ट में कंप्रोमाइज लगा उसी कोर्ट को अधिकार है, वही दिखाया जाएगा, वही पिटिशन दिया जाएगा, उसी कोर्ट को उसको चैलेंज किया जाएगा, और उस कोर्ट को पावर है कि उसको सेटिसाइड कर सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न है अरविंद जी का, ये दिल्ली में है और बैंक में पोस्टेड है, और ये विकास लैंड के बारे में बहुत सारा लेक्चर सुने हैं और बराबर व्हाट्सएप पर प्रश्न करते रहे हैं, और हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किए हैं, बातचीत हुई है। उसमें इन्होंने कोर्ट्स ऑफ वार्ड एक्ट के तहत 1879 का कुछ ज़मीन का जिक्र किया है, जिसमें से कोई ज़मीन जो है कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत कुछ वारसान जो हैं उनसे खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। तो इनको हम व्हाट्सएप पर भी जवाब दिए थे, और हमसे फ़ोन पर बात हुई तो उसमें जवाब दे दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे नहीं, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने बहुत सारा पेपर भेजा है, हालांकि उसका हम प्रिंट निकाल चुके हैं, लेकिन समयाभाव के कारण उतना नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहला जो पेपर उन्होंने भेजा है प्रोसीजर व्हेन सक्सेशन टू प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड डिस्प्यूटेड, इसका पूरा एक पन्ना का टाइप किया हुआ भेजा है। उसका दूसरा जो पेपर उन्होंने भेजा है वो रजिस्टर डी का एंट्री भेजा है, जिसमें जमींदार लोग का नाम और हिस्सा लिखा हुआ है। उसी में सीरियल नंबर 6 जो है, जिनके हिसाब से इनको ज़मीन खरीदना है, उसमें से कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो हमारा ओपिनियन उन्होंने मांगा है, तो हमने ओपिनियन उनको दिया था। वर्बली ऑनलाइन फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने अनुरोध किया था
कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन जवाब तो दे दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम आके मिलेंगे या कागजात दिखाएंगे। तो जो कागज़ आप भेजे हैं हम सब कागज़ देख लिए हैं, सब कागज़ पढ़ लिए हैं, उसका प्रिंट भी निकाल लिए हैं। तो अभी भी जो हम आपको पहले ऑनलाइन राय दिए थे उसी राय को दोहरा रहे हैं। आपका ज़मीन पर अगर जो विक्रेता है उसका ज़मीन पर कब्जा है, अगर सेटिस्फाइड आप हैं और ये कागज़ तो सही है तो आप ज़मीन उससे खरीद सकते हैं, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं। तो आज सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहीं समाप्त करते हैं। अब सुरेश शर्मा जी का थोड़ा सा एकेडमिक क्वेश्चन है, इसलिए वो एकेडमिक क्वेश्चन है तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल से अलग से लेक्चर में देंगे। और कुछ और भी वकीलों का प्रश्न है, टेक्निकल लॉ का लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, उस पर अलग से देंगे। तो आज का व्याख्यान ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।